हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दहेज प्रथा के बारे में और ऐसी कुरीति के ऊपर हमारे इंडिया के अंदर किस तरीके के कानून बनाए गए हैं, इन सबको चर्चा करेंगे आज के सेशन के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जितनी वीडियोस हैं आने वाली उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी जुडिशरी के लिए हम लोग क्रैश कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर हमने 2 एक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज सेकंड एक्ट हमारा ये रहेगा यूट्यूब पे, और वैसे हमने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी कुछ एक्ट हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो बिना किसी देरी के आज के इस कानून को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। अब ये डोरी प्रोहिबिशन मतलब अपने आप में एक ऐसा कानून है जो कि प्रोहिबिशन लगाता है, मतलब प्रिवेंटिव नेचर का एक कानून है। अब प्रिवेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक डोरी चीज़ क्या है। क्या ये एक्ट एक पर्टिकुलर किसी धर्म को एक्सक्लूड करता है, मतलब जिसके ऊपर कि ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, या फिर ये जेंडर न्यूट्रल होने के साथ साथ अपने आप में एक रिलीजन न्यूट्रल भी है कि मतलब सारे धर्म के जितने भी लोग हैं सबके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होता है। क्या ये एक्ट अपने आप में जेंडर न्यूट्रल बोल सकते हैं कि ये फीमेल के भी ऊपर अप्लाई होता है और मेल के ऊपर भी अप्लाई होता है? यानी कि अगर किसी मेल ने दहेज दिया और फीमेल ने दहेज लिया, या फिर जैसा कि हमारे कानून के अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो फीमेल के लिए लिखी गई हैं, मतलब कि फीमेल को एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाए गए कुछ कानून होते हैं जो कि रिलेट करते हैं फीमेल से जुड़े हुए सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या ये एक्ट भी ऐसा ही है? क्या उसी का पार्ट ये एक्ट अपने आप में बोला जाएगा, या फिर मेल को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा? यानी कि क्या मेल भी दहेज लेते हैं, देते हैं, क्या दोनों काम करेंगे, या फिर ऐसा है कि लड़की वाले जो हैं वही दहेज देंगे? तो जनरली जो आपकी प्रैक्टिस चलती आ रही है वो चीज़ यही चलती आती है कि जब भी कोई लड़की घर में पैदा होती है तो उसका जो फादर है या फिर उसके भाई हैं उससे बड़े, या चाचा या फिर रिलेटिव हैं, वो इस तरीके की सोच दिमाग में उनके आनी स्टार्ट हो जाती है। और आए भी क्यों ना, क्योंकि प्रिवेलेंट जो सोसाइटी है आज के टाइम पे ये ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस चल रही हैं कि उसके अंदर दहेज का लेना देना, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है कि फीमेल जब भी घर में बच्चे का जन्म होता है लड़की के रूप में, तो उसका फादर यही सोचने लग जाता है कि इसकी शादी का खर्चा मैं कहाँ से लेके आऊँगा, इसको पढ़ाने का खर्चा करना पड़ेगा, ये अपने आप में एक पराया धन है। क्या ये चीज़ पुराने टाइम से चलती आ रही है? अगर ये पुराने टाइम से नहीं चलती आ रही होती तो इसका नाम प्रथा नहीं होता। दहेज प्रथा जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसको हम दहेज प्रथा बोलते हैं। तो दहेज प्रथा होना इसका मतलब कि एक कस्टम बन चुकी है। अब ये कस्टम बनने का कारण कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब ये चीज़ आपकी ओरिजिन में आई थी एक तरीके से, कहाँ से मतलब कि ये ऐसा पहला कदम रहा होगा जिस दिन किसी लड़की को उसके पिता ने कोई चीज़ दी होगी जिसको कि बाद में मांगने की एक मतलब कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया होगा। जिस चीज़ को एक पिता अपनी मर्जी से कोई चीज़ देता था उसकी मांगने की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर देना कहीं ना कहीं डोरी डिमांड के अंदर आ जाती है। तो ये सारी बातें सीखेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि दहेज होता क्या है अपने आप में। दहेज वो चीज़ है जिसको कि शादी के टाइम पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ चीज़ देती है। अब अगर इनिशिएशन की बात करें, मतलब कि ओरिजिन की टाइम की अगर बात करें, तो स्टार्टिंग में क्या होता होगा कि एक जो फादर था लड़की का, वो क्या करता था कि लड़की को उसकी शादी के टाइम पे कुछ प्रॉपर्टी या फिर कुछ धन उनको देता था। किस पर्पज से ले देता था कि कल को अगर ऐसी सिचुएशन आई कि उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो क्या ससुराल में उसको वो सिक्योरिटी मिल पाएगी? सिक्योरिटी देने के पर्पज से एक पिता क्या करता है शादी के टाइम पे उसको कुछ ना कुछ धन देता था ताकि वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। दूसरा ये होता था कि उस फादर की खुद की डेथ होने के बाद क्या उस घर में जो मायका है वहां पे उसको वो इज्जत मिलेगी, क्या उसको वहां पे सिक्योर रख पाएंगे उसके भाई? तो उस पर्पज से कि अपने जीवन को यापन कर सके, इसलिए उसका फादर जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या फिर कोई भी चीज जो कि उसकी जरूरत की हो सकती थी इन फ्यूचर उसके काम के आने की, वो सारी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ हिस्सा उनको दे देता था। अब जनरली उस टाइम भी इस चीज़ को क्या बोला जाता था? कन्यादान के नाम से स्टार्ट हुआ था। कन्या को कुछ दान देना। अभी कन्यादान का मतलब होता है लड़की जो है वो एज ए गिफ्ट के तौर पे लड़के को दे दी जाती है। लेकिन क्या चीज़ है, पुराने टाइम पे कन्यादान का मतलब हुआ करता है कि कन्या को कोई चीज़ का दान में दिया जाना। अब दान अपने आप में क्या है? एक स्वच्छ चीज़ जिसको बोल सकते हैं, एक प्योर चीज़ है, एक शानदार, मतलब कि एक ऐसी चीज़ हो सकती है गिफ्ट के तौर पे कोई चीज़ अपनी मर्जी से किसी को देना, जिसके लिए किसी को या तो प्रेशराइज ना करना और सामने वाले पर्सन की डिमांड का ना होना। ये सारी चीज़ें आपकी कन्यादान के आती थी। और पुरानी चीज़ के अंदर आपकी क्या हो रही है कि वहाँ पे ओरिजिन के टाइम पे अगर देखें तो 4 और 4 8 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करी गई 8 प्रकार की शादियाँ होती थी, जिनके अंदर एक प्योर मैरिज के रिगार्डिंग कुछ बोला जाता है, और दूसरा जो 4 थे वो आपके जैसे असुर राक्षस वगैरह से रिलेटेड आपकी मैरिजेस होती थी। तो पहली जो 4 है उनके अंदर ब्रह्म, देव,
अर्षा और प्रजापत्य, ये 4 टाइप ऑफ मैरिज हुआ करते हैं, जहां पर एक जो फादर है ना वो दान के रूप में कुछ न कुछ प्रॉपर्टी या फिर लड़की को उसके ससुराल वालों को देते थे। जहां पर क्या है कि दहेज वर्ड का यूज नहीं किया गया था उस टाइम पे सिर्फ क्या है कि कन्यादान वर्ड का यूज हुआ करता। लेकिन जब बाद वाली 4 हम लोग यूज करते हैं शादियों के नाम, वहां पे असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। अब पिशाच का आपने सुन रखा होगा, तो भूत के जैसा कुछ होता है, मतलब कि ऐसा कोई नेचर का इंसान जो कि एक तरीके से भटकती आत्मा जिसको बोल सकते हैं, वो यहाँ पे हो सकती है। इसके अंदर क्या है कि कन्यादान नहीं होता था। इनके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे ऑफेंस कमिट करके उसके ऊपर एग्रीमेंट कर लेते थे बाद में, और उसके बाद समझौता करने के बाद उससे शादी कर लेते थे। जैसे कि किसी एक लड़के ने किसी का रेप कमिट कर दिया, रेप कमिट करने के बाद क्या होगा, दोनों फैमिलीज के बीच में समझौता हो जाएगा, और समझौता होने के बाद वो उससे शादी कर लेगा। मतलब कहीं ना कहीं क्या चीज़ हो रही है, फोर्स यूज करके किसी की शादी करना किसी से, मतलब फोर्स में किसी को कन्यादान में लेना, ये अपने आप में क्या है, प्री मैरिटल, जैसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ करते तो इसके बाद शादी कर लेते थे। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती थी लास्ट की 4 प्रकार की शादियों के अंदर। जो आजकल क्या चीज़ हो रहा है, अब ये जो चीज़ थी 4 शादियां बाद वाली, इनके अंदर कहीं ना कहीं दहेज का ओरिजिनेशन एक तरीके से हो सकता था। क्योंकि अगर कोई किसी की लड़की ऐसी है जो प्रीमैरिटल इस तरीके के रिलेशनशिप पे होती थी, तो उनकी मजबूरी हो जाती थी कि उनको शादी करके कहीं ना कहीं उनको सेटलमेंट करें, तो जो मांग हो रही है उनको सबको पूरा कर दें। तो ये सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस के अंदर ले आई गई और वो एक दहेज के रूप में उभर के आई। तो आजकल क्या हो रहा है कि दहेज के केस के अंदर फियर है एक तरीके से अपना, या फिर इनसिक्योरिटी फील है, या फिर किसी के ऊपर कंपल्सन डाला जाता है। अब ये जो डिमांड हो रही है, उस डिमांड का क्या है कि पहले पिता अपनी मर्जी से सब कुछ देता था, उसके बाद जिसको ये चीज़ें दी जाती थी उनके मन में कहीं ना कहीं एक धीरे धीरे लालच का जन्म हुआ कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा कुछ दे रहे हैं, क्यों नहीं कि हम लोग थोड़ी सी और डिमांड करके कुछ और चीज़ें उनसे मांग लेते हैं। अब ये जो डिमांड है वो धीरे धीरे क्या होगी, क्रुएलिटी के अंदर कन्वर्ट होती थी। अब क्रुएलिटी से डर होने की वजह से उसका पिता जो लड़की का है वो क्या करता था कि पहले से ही उनको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी दे देता था, ताकि ससुराल में जाने के बाद उस लड़की के साथ इनसिक्योरिटी ना हो, उसको हरेसमेंट का शिकार ना होना पड़े, उसके ऊपर किसी तरीके की क्रुएलिटी कमिट ना हो। तो इन सब से बचाने के पर्पज से भी एक फादर जो है वो उनको दहेज देने लग गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि दहेज देने के बावजूद भी लोगों की कुछ सोच है, या फिर, और ये चीज़ें ऐसा नहीं कि अनएजुकेटेड फैमिली के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, एजुकेटेड फैमिली के अंदर और भी ज़्यादा ये धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। अब इन सब की तरफ क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने या लेजिस्लेशन ने एक इस तरीके का कदम उठाया, 1956 के अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया। क्योंकि देखिए जब जो फादर हैं उनकी प्रॉपर्टी में पहले फीमेल का कोई हिस्सा नहीं होता था, तो उनको कुछ न कुछ दहेज के रूप में पहले से ही प्रॉपर्टी दे दी जाती थी। लेकिन जब 1956 के अंदर पहली बार कदम उठाया कि कुछ ऐसी कोशिश हम लोग करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी जो है एट द टाइम ऑफ द मैरिज या फिर बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, उस लड़की को कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है फादर की प्रॉपर्टी में से वो हम लोग दे देंगे। लेकिन ऐसा जो है 100% यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो अब क्या चीज़ हो सकती है कि 1956 तक आते आते और उसके बाद के टाइम तक आते आते ये चीज़ें क्या हो रही है, क्रुएलिटी, हरेसमेंट और एक तरीके से उनके लिए डेथ कोज करने तक का लड़की को इस तरीके की हरकतें होने लगी थी। तो एक अपने आप में क्रूरती का रूप बन गया। जैसे आप सबने एक सॉन्ग सुना हो ना, दहेज है बुरी बीमारी, इसने कई लोगों की हिम्मत मारी। तो यही चीज़ें आपकी प्रैक्टिस के अंदर होती गई। तो जिन सबको रोकने के लिए जब पानी सर से ऊपर जा चुका था, तो उस टाइम पे एक ऐसी कोशिश करी गई कि क्यों ना एक स्पेशल एक्ट बनाया जाए। जब अगर डेथ कोज हो सकती हैं दहेज के लिए, उनकी डिमांड के अंदर उसको पूरा करने के लिए, तो क्यों ना एक स्पेशल ऐसा कोई कानून बनाया जाए जो कि इस तरीके की प्रैक्टिस को रोक सके। तो इसके लिए 1961 के अंदर पहली बार कदम उठाया गया था, जिसके तहत ये बेसिक आपका एक एक्ट बनाया गया था, जिसका नाम आप सबको पता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 नाम रखा गया था। तो इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें क्या हो रखी हैं कि इनके अंदर आपका मान सम्मान की प्रॉपर्टी जो दी जाती थी, या फिर आपकी मांग के जो चीज़ें मांगी जा रही हैं, इन सबको रोक लगाने के पर्पज से ये हमारा एक्ट पास किया गया था। अब इस एक्ट के अंदर आपके कुछ टाइप स्पेशल आपके कुछ प्रोविजन है, जिनके तहत मतलब ये एक्ट आपका लाया जाएगा, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो वुमेन के राइट को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाए गए थे। अब इससे रिलेटेड आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ राइट दिए गए हैं, डीवी एक्ट है वहाँ पे भी दिए गए हैं, आईपीसी के अंदर भी आपका 498A और 304B के अंदर आपका दिया गया है, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर है 113B, उसके बाद आपका डोरी प्रोहिबिशन एक्ट भी है। तो ये इतने सारे एक्ट की जरूरत पड़ी कि कहीं ना कहीं डोरी प्रोहिबिशन करी जा सके, डोरी को रोका जा सके। जहाँ से क्या है कि एक तरीके से क्या चीज़ें होती हैं कि अब अगर देखा जाए ना, तो
एक एजुकेटेड फैमिली की हम बात करें तो जितना हायर पोस्ट पे होगा, एक रिपोर्ट आई थी पीछे थोड़े टाइम पहले ही, तो उसके अंदर क्या है कि एक तरीके से रेट फिक्स कर रखे थे। उस रिपोर्ट के अंदर एक सर्वे हुआ था जिसके बेस पे एक रिपोर्ट बनाई गई थी। अब सर्वे के अंदर क्या हुआ कि जो भी बच्चा अगर कोई आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर है तो उसकी जो दहेज की कीमत होती थी वो करीबन 1 से 2 करोड़ तक की हुआ करती थी। उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट एडवोकेट या फिर जुडिशरी की लाइन में है या फिर आपके अच्छे कोई सीए वगैरह हैं या फिर आपका ऐसा कोई डॉक्टर लाइन में है तो उनकी जो एक तरीके से दहेज की वैल्यू हुआ करती वो 90 to 110 तक के बीच की हुआ करती। उसके बाद फार्मर फैमिली को सेग्रीगेट किया गया था कि कोई ऐसा है फार्मर फैमिली जिसके अंदर 10 किलो जमीन किसकी आती हो और उसका अगर एक ही बेटा है तो वहाँ पे 50 to 60 लाख का खर्चा हुआ करता। मतलब एक तरीके से क्या है, ये खरीद फरोख्त वाली चीज़ें हो रही हैं कि इतना खर्चा हम लोग लगा देंगे शादी में, आपको दहेज में इतना दे देंगे, आप मेरी बेटी से शादी कर लो। तो ये सारी चीज़ें आपकी रोक लगाने के पर्पज से ये एक्ट लेके आए गए थे। अब इस एक्ट के अंदर क्या चीज़ है, प्रोविजन ये दिए गए कि अगर कोई भी लड़का, हो सकता है कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी कर रहा है जो अपने आप में किसी हायर पोस्ट पे है, तो हो सकता है वो लड़की भी दहेज का डिमांड करे। अभी किसी मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था कि बंगाल के अंदर, शायद बिहार में, पता नहीं बंगाल में ऐसा कुछ हुआ था जिसके अंदर कि फेरे के टाइम पे लड़की बोलती है कि इतना दहेज अगर दोगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं क्या करूंगी, ये फेरे नहीं लूंगी, शादी नहीं करूंगी। इसका मतलब क्या है, लड़की भी डिमांड करती है दहेज का। ऐसा नहीं है कि लड़की वाले ही हमेशा देते आते हैं, कुछ बहुत सारे आजकल के प्रैक्टिकल केसेस भी ऐसे आ रहे हैं जिनके अंदर जो लड़की है वो भी डिमांड कर रही है। तो इस तरीके से ये एक्ट आपका बनाया गया था अपने जेंडर न्यूट्रल बना के कि लड़की के ऊपर भी ये अप्लाई होगा, लड़के के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो क्या कुछ इस एक्ट के अंदर दे रखा है, क्या कुछ चीज़ें इसके अंदर पनिशमेंट दे रखी है, किस तरीके से दहेज को रोका गया है, ये आज के एक्ट के अंदर हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का बेर एक्ट। बेर एक्ट आप लेके बैठा करो हमेशा। बेर एक्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या चीज़ें दे रखी है। छोटा सा एक्ट है, 10 सेक्शन इसके अंदर दिए हुए हैं, कोई ज़्यादा बड़ा सेक्शन वाली चीज़ इसके अंदर नहीं है। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे आपका आता है कि ये एक्ट नंबर क्या है, 28 एक्ट नंबर आपका। और इस एक्ट का पर्पस क्या है, एक्ट टू प्रोहिबिट द गिविंग और टेकिंग ऑफ द डोरी। डोरी को दिया जाना उसको भी रोका जाएगा और लिया जाना इसको भी रोका जाएगा। मतलब कि लेना और देना दोनों चीज़ें आपकी दहेज के लिए ऑफेंस की डेफिनेशन के अंदर डाली गई हैं। फिर आपका बोलते हैं बी इट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन दी 12th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। उसके बाद आपका 20 मई 1961 इसके अंदर आपकी एक डेट दी गई है जिस दिन एसेंट पास हुई थी। और उसके बाद जो कम इनटू फोर्स था वो था 1 जुलाई 1961 को ये हमारा जो एक्ट है वो लागू हो गया था। अब बात आती है कि डोरी प्रोहिबिशन, दो अलग अलग वर्ड हैं। डोरी वर्ड का मीनिंग जो है वो सेक्शन नंबर 2 के अंदर दी गई है डेफिनेशन कि डोरी आप फिर होती क्या है। डोरी का मतलब आपका होता है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि या तो मूवेबल नेचर की है या फिर इमूवेबल नेचर की है, वो प्रॉपर्टी या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि इंडियन पीनल कोड के सेक्शन नंबर 30 के अंदर बताई गई है, उसका किसी एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को या फिर एक पार्टी के पेरेंट्स के द्वारा दूसरी पार्टी को या फिर एक पार्टी के पेरेंट्स के द्वारा दूसरी पार्टी के पेरेंट्स को या फिर एनी अदर पर्सन को दिया जाना, ये अपने आप में डोरी के डेफिनेशन के अंदर आता है। देखिए क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करी गई हैं। इन दिस एक्ट द डोरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन। अब ये एग्रीमेंट हो रखा है, मतलब फ्यूचर में हम लोग ये चीज़ आपको दे देंगे। इस बात के रिगार्डिंग आपका एक अंदाजा लग सकता है कि ये बिफोर मैरिज एक तरीके का एग्रीमेंट हुआ होगा जिसके अंदर ये फिक्स करी गई कि एट द टाइम ऑफ द मैरिज हम आपको इतनी प्रॉपर्टी दे देंगे। तो ये जो एग्रीमेंट है ये आपका एक तरीके से फॉल करता है सेक्शन नंबर 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। आपका देख लेना जाके उसके अंदर एक बार 11 और 23 को देखना, जहां पर अनलॉफुल तरीके की अगर कोई भी कंसीडरेशन दी जाती है या फिर कंसीडरेशन का दिया जाना या फिर एग्रीमेंट का किया जाना किसी अनलॉफुल पर्पज को पूरा करने के लिए, तो वो एग्रीमेंट अपने आप में वॉइड नेचर का एग्रीमेंट होता है। तो ये क्या चीज़ हो रही है इस एक्ट के अंदर भी आपकी यही दे रखी है कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि दी गई है सेक्शन नंबर 30 ऑफ द आईपीसी के अंदर दी जा रही है या फिर देने के लिए उसके रिगार्डिंग आपका एग्रीमेंट किया जा रहा है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तरीके से तो क्या है कि डायरेक्टली डिमांड करी गई आपने दे दी। इनडायरेक्टली के अंदर ये होता है कि कई बार डिमांड नहीं करते लेकिन वो ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर एक पार्टी दे भी देती है, तो डायरेक्टली नहीं बोला जाएगा, वो इनडायरेक्टली है कि दहेज के रूप में उनको वो प्रॉपर्टी दी गई है। अब ये दिए किसने है, बाय वन पार्टी टू द मैरिज और टू द अदर पार्टी टू द मैरिज। एक पार्टी ने ये प्रॉपर्टी आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी दी है दूसरी किसी पार्टी को। अब पार्टी का मतलब ब्राइड और ब्राइड ग्रूम दोनों ही हो सकते हैं, ब्राइड ग्रूम ने ब्राइड को दिया हो या फिर ब्राइड ने ब्राइड ग्रूम को कोई भी प्रॉपर्टी दी हो। अब ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आपके आ जाएंगी। और बाय द पेरेंट्स ऑफ द अदर पार्टी टू द मैरिज, अब दोनों ही जो पार्टीज है उनके किसी भी पेरेंट्स ने, किसी भी पार्टी के पेरेंट ने कोई भी प्रॉपर्टी दी या फिर बाय एनी अदर पर्सन
टू आइदर पार्टी टू द मैरिज, या तो किसी भी पार्टी को दिया है या फिर टू एनी अदर पर्सन, किसी और को भी दिया हो। जैसे नाना नानी को कुछ दिलवा देते हैं, मामा को दिलवा दिया, दादा को दिलवा दिया, या फिर जो शादी करवाने वाले बीच में ये मामा फूफा होते हैं इनको कुछ दिलवा दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी मानी जाएंगी कि डोवरी के अंदर आती हैं। अब कब दी जा रही है ये प्रॉपर्टी, देखो ये आपने देख ली, क्या दिया जाएगा, या तो प्रॉपर्टी या तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या तो दिया जाएगा या फिर उसका एग्रीमेंट किया जाएगा। कौन देगा, किसको देगा, ये भी हमने देख लिया, बाय वन पार्टी टू द अदर पार्टी और बाय द पेरेंट ऑफ वन पार्टी टू द अदर पार्टी और एनी अदर पर्सन। अब कब दिया जाएगा, एट और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज, मतलब कि शादी के पहले कुछ भी दे दो, शादी के टाइम पे दे दो और शादी के बाद में कभी भी दे दो, लेकिन इन कनेक्शन विद द मैरिज होना चाहिए वो द सेड पार्टी, बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन ये इंक्लूड नहीं करता, किसको नहीं करता, डोवर और मेहर इन केस ऑफ द पर्सन टू होम द मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरीयत लॉ अप्लाई होता हो। मतलब कि ये जो एक्ट है इसके अंदर डोवरी की डेफिनेशन आपकी वहाँ पे अप्लाई नहीं होती जहाँ पर एक मुस्लिम लॉ है वो अप्लाई होता हो किसी पार्टी के ऊपर, मुस्लिम लॉज का अप्लाई होना जहाँ पर मेहर और डोवर दिया जा रहा है, तो उस केस के अंदर ये डोवरी नहीं मानी जाएगी, वो उनका पर्सनल प्रैक्टिस है, तो ये एक्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। फिर आपका बताया गया एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन को ओमिट कर दिया गया था 1984 की अमेंडमेंट के थ्रू, तो वो उसको एक बार ध्यान रख लेना। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी बताई गई है कि यहाँ पे वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होगा, वही सेम रहेगा जो कि आईपीसी के सेक्शन नंबर 30 में दिया गया है। तो ये सेक्शन नंबर आपका 2 था जिसके अंदर बात करी गई थी कि क्या चीज़ें इंक्लूड करी जाएंगी और किस चीज़ को इंक्लूड ये एक्ट आपका नहीं करता है डोवरी की डेफिनेशन के अंदर। अब इसके अंदर कुछ केसेस हैं, राम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1998 का, जिसके अंदर बोलता है एडिशनल डिमांड ऑफ द डोवरी आल्सो कवर्ड बाय द डेफिनेशन। फिर बोलता है पांडुरंग शिवराम कवातकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है 2001 सुप्रीम कोर्ट का, बोलता है इट वाज हेल्ड दैट मियर डिमांड ऑफ द डोवरी बिफोर द मैरिज, अगर कोई भी शादी के पहले भी डोवरी की डिमांड करता है तो वो भी आपका अपने आप में एक ऑफेंस माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका जैसे कि हमने डोवरी के डेफिनेशन में पढ़ा एट द टाइम बिफोर द मैरिज और आपका एट एनी टाइम आफ्टर द मैरिज, तीनों टाइम पे जब भी दहेज का लिया दिया जाएगा तो वो भी अपने आप में ऑफेंस की डेफिनेशन में आ जाएगा। फिर आपका बात करता है सेक्शन नंबर 3 पे आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 3 हमारा बात करता है कि पेनल्टी लगाई जाएगी गिविंग और टेकिंग के ऊपर, जब भी डोवरी को लिया और दिया जाएगा तो क्या पेनल्टी वहां पे लग सकती है उसके बारे में बात करते हैं। अगर डोवरी दी जा रही है, ली जा रही है या फिर कोई भी पर्सन अबेटमेंट करता है उसके लेने और देने की, तो वो तीनों ही चीजें अपने आप में क्या होंगी, पनिशेबल थिंग मानी जाती हैं। तो इफ एनी पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट गिव्स और टेक्स और अबेट द गिविंग और टेकिंग ऑफ द डोवरी ही शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट, आपकी नॉट लेस देन 5 ईयर होगी जिसको बढ़ाया जा सकता है, उसके साथ अपनी जो फाइन है वो भी लग सकता है 15,000 का, या फिर जो दहेज की डिमांड करी गई थी, दिया गया था, लिया गया था, अबेटमेंट करी गई थी, उसकी वैल्यू जो होगी वो भी लगाई जा सकती है पनिशमेंट के रूप में। मतलब उसके अंदर जो पनिशमेंट है वो दी गई है नॉट लेस देन 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट, और उसके साथ आपका फाइन हो सकता है जो कि 15,000 से कम नहीं होगा, या फिर फाइन की वैल्यू वो हो सकती है जो कि दहेज की वैल्यू हुआ करती। इनमें से अब विच एवर इज जो मोर होगा ना वही पनिशमेंट के रूप में यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो ये बात करता है आपकी पनिशमेंट के रिगार्डिंग। उसके बाद आपकी बात करता है प्रोवाइजो के अंदर। प्रोवाइजो बोलता है कि एडिक्वेट और स्पेशल रीजन अगर वहां पे दिए जाएंगे तो उस केस के अंदर जो कोर्ट है ऊपर दी गई पनिशमेंट से भी कम आपकी पनिशमेंट भी दे सकता है। तो ये फर्स्ट क्लोज था। अब सेकंड क्लोज के अंदर आपका बोलता है कि फॉलोइंग जो सबसेक्शन 1 के जो प्रोविजंस थे वो अप्लाई नहीं होंगे इन फॉलोइंग ग्राउंड्स के ऊपर। किन किन के ऊपर है, जहां पर मैरिज के टाइम पे ब्राइड को बिना डिमांड के, मतलब कि मैरिज के टाइम पे ब्राइड या फिर ब्राइड ग्रूम को बिना डिमांड की कुछ भी चीज़ आपकी दी जाती है, गिफ्ट्स वगैरह दिए जाएंगे। प्रेजेंट्स वर्ड यूज़ किया गया है। प्रेजेंट का मतलब होता है कुछ भी गिफ्ट या फिर ऐसी कोई भी चीज़ का दिया जाना जो कि बिना डिमांड के वहाँ पे दी जाती है। जैसे स्टेज प्रोग्राम के ऊपर आशीर्वाद के रूप में कुछ पैसे मिल गए, या फिर कुछ और अमाउंट आपके, या फिर यहाँ पे फोटो खिंचवाने के चक्कर में आपने गिफ्ट्स वगैरह कुछ और चीज़ें दी हैं, वो सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट्स के अंदर आ जाएंगी, जो कि पीछे रूल्स आपके दिए गए हैं, रूल्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इसमें बोलता है कि नथिंग इन दिस सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू और इन रिलेशन टू, इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा जहां पर प्रेजेंट्स आर गिवन एट द टाइम ऑफ द मैरिज टू द ब्राइड, और नीचे वाले क्लोज के अंदर दिया गया है टू द ब्राइड ग्रूम विदाउट द डिमांड, बिना डिमांड के अगर कोई भी चीज़ उनको दी जाती है शादी के टाइम पे तो वो चीज़ें आपकी इसके अंदर नहीं आएंगी, बिना डिमांड के दी जाएंगी तो वो उनके ऊपर आपकी डिमांड की जो है डेफिनेशन के अंदर वो नहीं आएंगी। फिर आपका प्रोवाइजो फर्दर दे रखे, जब भी कोई भी प्रेजेंट्स गिफ्ट्स या फिर आशीर्वाद के नाम पे कुछ दिए जाएंगे बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ब्राइड और एनी अदर पर्सन रिलेटिव ऑफ द ब्राइड दिए जाएंगे, तो वो सारे प्रेजेंट्स ओनली अपने की एक तरीके से कस्टमरी नेचर के होने चाहिए, और जो पर्सन दे रहा है उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, विद इन द फाइनेंशियल जो कैपेसिटी होगी उसी के अंदर दिए जाएंगे। उससे बियॉन्ड जाओगे तो फिर उसको बोल सकते हैं कि हम लोग क्या है कि वो एक डोवरी के अंदर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। फिर एक केस का नाम है, आप लिख लेना, इंद्रावती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 सुप्रीम कोर्ट का केस है।
सॉरी इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है, यूपी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इंद्रावती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। इस केस के अंदर बोला गया कि जो सेक्शन 3 है और जो हम पढ़ेंगे अभी सेक्शन नंबर 4, वो दोनों सेक्शन आपके आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 21 और 22 के वोलेटिव नहीं है और ना ही इनका वो किसी तरीके से अल्ट्रा वायरस सेक्शन आर्टिकल है। ये जो सेक्शन है 3 एंड 4, ये आर्टिकल नंबर 14, 19, 21 और 22, इन सब का ना ही तो वोलेटिव है और ना ही इनका अल्ट्रा वायरस है। तो इनको एक बार आप लिख लेना। अब सेक्शन नंबर 4 पे आ जाते हैं। सेक्शन 4 आपका बात करता है कि पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डोरी। अगर कोई भी ऐसी पार्टी है जो कि एनीवन लिखा हुआ है, कोई भी पार्टी आपकी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट्स, रिलेटिव और अदर गार्जियन, गार्जियन के अंदर आपके सारे आ जाएंगे, चाहे वो आपका नेचुरल गार्जियन है, चाहे वो आपका टेस्टामेंट्री गार्जियन है, या फिर आपका वो एक तरीके से डिफेक्टो गार्जियन हो, उन सब से जो कि ये ब्राइड के या फिर ब्राइड ग्रूम के हो सकते हैं। मतलब कि ब्राइड या फिर ब्राइड ग्रूम के पेरेंट्स, रिलेटिव या फिर गार्जियन से किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से कोई भी डिमांड करी जाएगी तो डिमांड करने वाले पर्सन को पनिशमेंट मिल सकती है 6 मंथ टू 2 ईयर तक की पनिशमेंट रह सकती है और प्लस उसके ऊपर 10,000 तक का जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और इस जुर्माने को जो कोर्ट है वो आपकी एडिक्वेट और सफिशिएंट रीजन जो भी होंगे उनके ऊपर उससे भी कम सजा दे सकता है। तो ये इसके अंदर आपका दिया गया। फिर उसके बाद इस सेक्शन का 4th का जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बोलते हैं डिस्करेज द डिमांड ऑफ द डोरी प्रॉपर्टी, और जो आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी उसकी डिमांड को कहीं ना कहीं डिस्करेज करना, ये इस सेक्शन का मेन पर्पज है। उसके बाद आपकी एक चीज़ लिखना आपने है कि सेक्शन 4 है वो अपने आप में कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। जब भी डिमांड करेगा, मतलब कि शादी के पहले डिमांड करी थी वो पूरी नहीं करी आपने, शादी के टाइम पे डिमांड कर ली, शादी के बाद डिमांड कर रहे हो, तो ये सारी जो डिमांड है अपने आप में एक सेपरेट ऑफेंस माना जाएगा। ये अपने आप में एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस आपका नहीं है। ये जो बात है ये आपकी एक केस में बोली गई थी, हरबंस सिंह वर्सेस श्रीमती गुरुचरण कौर एलियस शरण कौर, 1993 दिल्ली हाईकोर्ट का केस था, उसके अंदर बोली गई थी कि ये अपने आप में कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। जब भी डिमांड होगी वो अपने आप में एक सेपरेट ऑफेंस होगा। फिर आपका 4A है, 1986 के अंदर ऐड किया गया था सेक्शन, उसके अंदर आपका बोला गया कि एडवर्टीजमेंट के ऊपर रोक लगाई जाएगी। अब जब भी कोई एडवर्टीजमेंट करता है, जैसे आपने न्यूज़पेपर में लिखा एक साइड के पूरे पेज पे देखा होगा ना कि वधू चाहिए, वर चाहिए, इस तरीके की आपने जब लिखा मिलता है, उसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल लिखने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ ऑफर देता है उस एडवर्टीजमेंट के अंदर कि हम लोग क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा दे दूंगा, जैसे एक ए पर्सन है वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखता है, तो वो बेटी के लिए ये बोलता है उस एडवर्टीजमेंट के अंदर कि कोई भी लड़का जो मेरी बेटी से शादी करेगा उसको मैं अपनी प्रॉपर्टी के अंदर कुछ हिस्सा दूंगा या फिर अपने बिजनेस में से कुछ हिस्सा दूंगा। तो ये एडवर्टीजमेंट करना अपने आप में एक ऑफेंस है जो कि बोला गया 1986 के अंदर ऐड करके सेक्शन नंबर 4A के अंदर, जिसके लिए 6 मंथ से लेके 5 ईयर तक की पनिशमेंट हो सकती है और उसके ऊपर 15,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और जो कोर्ट है वो बाद में वही चीज़ है कि एडिक्वेट और सफिशिएंट रीजन के ऊपर इतनी से कम सजा भी दे सकती है। सेक्शन 5 आपका बात करता है कि जो भी एग्रीमेंट किया जाएगा टेकिंग और गिविंग करने के लिए, डोवरी को लेने और देने के लिए जो भी एग्रीमेंट किया जाएगा वो अपने आप में वॉइड नेचर का होगा, दैट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 5। ये आपकी सेक्शन नंबर 5 के अंदर दी गई है। 6 नंबर सेक्शन जो है वो अपने आप में बात करता है एक तरीके से डोवरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हर एयर्स, मतलब कि कोई भी ऐसी लड़की है जो कि शादी के टाइम पे माइनर थी या फिर आपकी किसी भी तरीके से उसको खुद को प्रॉपर्टी ना देके उन्होंने क्या किया कि जो डोरी दी है वो लड़की के ससुराल वालों को प्रॉपर्टी दे दी। अब इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इन लॉज कि वो अपनी इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, उस लड़की को ट्रांसफर करेंगे बाद में। अब टाइम पीरियड के रिगार्डिंग कुछ आपका एक दिया गया है कि कितने टाइम स्केल के अंदर वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी और अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करता तो उसके ऊपर कितनी पनिशमेंट रहेगी, इसके बारे में सेक्शन नंबर 6 बात करता है। तो 6 में आपका बोला गया वेयर एनी डोरी इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन द वुमन इन द कनेक्शन विद हुज मैरिज इट इज गिवन, मतलब कि लड़की जिसकी शादी हो रही है उसको छोड़ के किसी भी और अदर पर्सन ने अगर उसके बिहाफ पे डोरी को रिसीव किया, दैट पर्सन शैल ट्रांसफर इट टू द वुमन, वुमन को वो ट्रांसफर कर देगा इफ द डोरी वॉज रिसीव्ड बिफोर द मैरिज, अगर शादी से पहले रिसीव करी है तो विद इन 3 मंथ ऑफ द मैरिज उसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी। दूसरा बोलते हैं कि अगर वो प्रॉपर्टी डोरी वॉज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ द मैरिज और आफ्टर द मैरिज है, अगर उसने शादी के टाइम पे या शादी के बाद कभी रिसीव करी है तो शादी के जिस दिन रिसीव करी थी प्रॉपर्टी उस दिन से अगले 3 महीने के अंदर प्रॉपर्टी वापस ट्रांसफर करनी पड़ेगी। और लास्ट बोलता है कि अगर वो लड़की माइनर थी जिस दिन वो प्रॉपर्टी आपने एक तरीके से रिसीव करी थी डोरी, उस दिन वो अगर माइनर थी तो उस केस के अंदर क्या होगा, जैसे ही वो लड़की 18 ईयर की कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब उसकी एज जो है वो 18 हो जाएगी कंप्लीट, उस दिन से लेके अगले 3 महीने के अंदर वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। और अगर इस दिए गए पीरियड के अंदर अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करता तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है 6 महीने से 2 साल तक की और 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है।
फिर थर्ड क्लॉज के अंदर आ जाता है कि वेयर द वुमन इज एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 1 डाइज बिफोर द रिसीविंग इट। अगर वो वुमन आपकी प्रॉपर्टी रिसीव करने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर क्या होगा कि उसके जो एयर्स होंगे, लीगल एयर उसके जो बच जाएंगे, वो प्रॉपर्टी को अपना इनहेरिट करने के लिए राइट रखते हैं, उनको प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अब देखी जाएगी चीज़ कि वो जो डेथ हुई है वो अननेचुरल सर्कमस्टांसेस की वजह से डेथ हुई है और क्या उसके पीछे कोई बच्चे थे या फिर बिना बच्चों के उसकी डेथ हुई है। अब दो सिचुएशन देखी जाएंगी, या तो उसकी डेथ हुई है वो आपकी विदाउट चाइल्ड हुई है या फिर विद चाइल्ड हुई है। अगर इन केस विद चाइल्ड थी, उसके पीछे बच्चे छोड़ के गई है, तो वो प्रॉपर्टी उन बच्चों को मिल जाएगी। और इन केस अगर कोई भी बच्चा नहीं था तो उनके पेरेंट्स को या फिर एयर्स जो होंगे उनको वो प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर दी जाएंगी। और जब तक ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती तब तक वो पर्सन उस प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के तौर पे होल्ड करके रखेगा। ये प्रोवाइजो भी आपका 1986 का, इसको पढ़ लेना एक बार। फिर आपके बात करता है 1984 के अंदर एक नया क्लोज ऐड किया गया था 3A, जिसके अंदर ये बोलता है कि जब किसी पर्सन के ऊपर पेनल्टी भी लगानी है, पेनल्टी मतलब कि एक तरीके से वो ऑफेंडर पाया गया कि उतने टाइम स्केल के अंदर 3 मंथ के अंदर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहा है, उसके बाद उसकी जो वुमेन जो थी जिसकी डेथ हो गई थी तब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी, तो जो कोर्ट है वो उसको सजा देगा। अब सजा देने का मतलब ये नहीं होता कि वो उसको जेल में डाल देंगे, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करनी पड़ेगी। वो राइटिंग के अंदर एक ऑर्डर पास करेगा कि इतने टाइम के अंदर आपने क्या करना है, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देनी है, उसके बाद उनको जेल में जाने के ऑर्डर पास किए जाएंगे। और अगर वो जब भी नहीं पास करता, मतलब इतना डीट हो रखा है कि इतने ऑर्डर पास होने के बाद पहले वाला 3 महीने का टाइम दिया तब भी नहीं कर रहे, फिर उसको सजा सुना दी तब भी नहीं दे रहा, राइटिंग में ऑर्डर आगे तब भी नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे कि कोर्ट क्या करेगा, एक फाइन इंपोज करके, जैसे उनसे लेवाई करते हैं मतलब वसूल करते हैं फाइन को, उस तरीके से उस प्रॉपर्टी की इक्वल वैल्यू का फाइन उसके ऊपर इंपोज करेंगे और उसके बाद रिकवर करके उसके बच्चों को वो प्रॉपर्टी के पैसे दे दिए जाएंगे। ये आपका क्लोज नंबर 3A है, एक बार आप कर लेना। उसके बाद फोर्थ क्लोज है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 एंड 4। सेक्शन 3 और 4 के प्रोविजंस को ये जो सेक्शन है ये किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करता है। उसके बाद सेक्शन 7 है। 7 आपका बोलता है कोग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। ऑफेंस का कोग्निजेंस कौन ले सकता है, कैसे लेंगे। अब कोग्निजेंस जो है वो बेशक सीआरपीसी के अंदर कुछ भी दे रखा हो, इसके अंदर आपका बोलता है कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जेएमआईसी जो है वो कोग्निजेंस ले सकता है। कैसे लेगा, या तो ऑन नॉलेज मतलब शू मोटो जब उसको पता लगे तब ले सकता है, या फिर वो पुलिस रिपोर्ट पे लेगा, या फिर कोई भी एग्रीव्ड पर्सन या फिर उसके जो भी पेरेंट्स, रिलेटिव और अदर जो आपकी रिकॉग्नाइज्ड कोई इंस्टीट्यूशन है या फिर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर कंप्लेंट करता है तो उस कंप्लेंट के ऊपर भी आपका क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एमएम जो होगा वो कोग्निजेंस ले सकता है। उसके बाद बोलते हैं इट शैल बी लॉफुल फॉर द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जेएमआईसी टू पास एनी सेंटेंस एथोराइज बाय दिस एक्ट। और उन मजिस्ट्रेट्स के पास अपनी पावर होगी कि इस एक्ट के द्वारा एथोराइज कुछ भी पनिशमेंट दे रखी है वो सारे पनिशमेंट वो पास कर सकते हैं। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो भी पर्सन आपका कन्विक्ट होगा उसके ऊपर। फिर आपकी रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग दिया गया है, उसको एक बार पढ़ लेना। फिर इसके अंदर आपका बताया गया है कि जो चैप्टर नंबर 36 ऑफ द सीआरपीसी है जो बात करता है लिमिटेशन पीरियड फॉर दी टेकिंग कोग्निजेंस, वो वाली जो चैप्टर है उसकी यहाँ पे कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, कभी भी कोग्निजेंस लिया जा सकता है। फिर आपका थर्ड क्लोज है, उसको एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 सेक्शन आपका बात करता है नेचर ऑफ द ऑफेंस, कि इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंस होंगे वो किस तरीके के ऑफेंस हो सकते हैं, या तो वो कोग्निजेबल नेचर के होंगे, नॉन बेलेबल होंगे और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होंगे। 3 नेचर दिए गए हैं, या तो वो आपके कोग्निजेबल ऑफेंस है प्लस वो आपके नॉन बेलेबल और आपके नॉन कंपाउंडेबल नेचर के ऑफेंस होते हैं। फिर 8A सेक्शन आपका बात करता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज किसके ऊपर होता है, एक्यूज पर्सन के ऊपर होता है। इस एक्ट के अंदर जो भी ऐसा पर्सन जिसने ये बोला हो कि ये ऑफेंस मैंने नहीं करा है, उसी पर्सन के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपका लाई करेगा। उसके बाद 8B है आपका, 8B बात करता है डोवरी प्रोहिबिशन ऑफिसर की बात करता है। तो डोवरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और कितने कर सकती है, जितने भी उस स्टेट गवर्नमेंट को उस टाइम पे जरूरत होगी, जितना नेसेसरी लगेंगे, एक्सपीडियंट लगेगा, उतने नंबर ऑफ आपके डीपीओ अपॉइंट किए जा सकते हैं। और उनके साथ साथ अपॉइंट करने के साथ साथ उन सब की ज्यूरिस्डिक्शन और उनका जो एरिया है वो भी स्पेशल ऑर्डर के अंदर आपका स्पेसिफाई किया जा सकता है। फिर आपका बोलते हैं एवरी डोवरी प्रोहिबिशन ऑफिसर शैल एक्सरसाइज एंड परफॉर्म द फॉलोइंग पावर्स एंड ड्यूटीज। आपकी जो ये फंक्शन और ड्यूटीज दे रखी हैं वो सारे के सारी परफॉर्म कर सकता है, कि वो ये चीज चेक करेगा कि इस एक्ट के जितने प्रोविजंस हैं वो ढंग से सही तरीके से अप्लाई किए जा रहे हैं, कंप्लाई विद किए जा रहे हैं या फिर नहीं किए जा रहे हैं, नंबर 1। दूसरा बोलता है कि इस एक्ट के अंदर कोई भी जो ऑफेंस दे रखा है, जैसे डोवरी का टेकिंग और गिविंग, क्या ये प्रॉपर तरीके से वहाँ पे मतलब कि ऑर्डर जो है पास कर रखे हैं कि इनको प्रिवेंशन करने के ऑर्डर हैं, क्या ये ढंग से प्रिवेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इन सब को चेक करना, उन सब के लिए एविडेंसेस को कलेक्ट करना, ये भी उसका काम है। या फिर उसके ऊपर कोई भी एडिशनल जो फंक्शन है वो भी लगाए जा सकते हैं जिनको भी वो परफॉर्म करेगा।
उसके बाद आपका सेक्शन नंबर 9 है। 9 आपका बोलता है स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होगी कि वो रूल रेगुलेशन बनाएगी प्रेजेंट्स के रिगार्डिंग। जो रूल्स आपके दे रखे हैं पीछे उनमें देख लेना कि प्रेजेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी जाएंगी, क्या क्या चीज़ें आपकी इंक्लूड नहीं होंगी, वो सब कुछ आपकी सेक्शन 9 में बताई गई है। और सेक्शन 10 आपका बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ रूल रेगुलेशन बनाती है, जैसे कि एडिशनल फंक्शन देना हो आपके डोगरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को, या फिर आपकी जो इंस्टीट्यूशन है, या फिर आपके डीपीओ के ऊपर आपकी एक तरीके से लिमिटेशन और कंडीशन इंपोज करनी है, वो सब की रिगार्डिंग आपकी रूल रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बनाती है। तो ये सेक्शन नंबर आपके 10 है। इसके साथ ये एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। इनके साथ साथ मैं आपको एक केस का नाम लिखवा देता हूँ। इंद्रराज मलिक वर्सेस सुनीता मलिक है, 1986 का केस लिख लो आप एक बार। इंद्रराज मलिक वर्सेस सुनीता मलिक, जिसके अंदर सेक्शन 498A और सेक्शन नंबर आपका 4DP एक्ट के अंदर आपकी एक तरीके से डिफरेंशिएशन बताई गई थी कि 498A के अंदर क्या होता है, क्रुएलिटी की रिक्वायरमेंट होती है और क्रुएलिटी वहां पे पनिशेबल होती है, जबकि जो सेक्शन 4 है आपका डीपी एक्ट का, उसके अंदर क्रुएलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है और इसके अंदर डोगरी जो डिमांड है वो अपने आप में पनिशेबल होती है। फिर आपका 304B IPC आ जाता है, जिसके अंदर डोगरी डेथ की रिगार्डिंग बताई गई है कि वहां पर अगर डोगरी डिमांड की वजह से किसी की अगर डेथ हो जाती है तो वो पनिशेबल आपका 304B के अंदर होगा, जिसके लिए प्रिजम्पशन लगाने के लिए ड्यूटी लगाई गई है स्टेट आपके कोर्ट्स की। 113B है अपने इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो ये सेक्शन आपका 113B था और ये अपना एक वीडियो के अंदर अपना जो डोगरी प्रोहिबिशन एक्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। आपके साथ जितने भी दोस्त हैं, जो भी आपके नोन हैं, जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी जुडिशरी की, उनको ये चैनल जरूर रेफर करना और ये वीडियो बिल्कुल उनको शेयर करनी है ताकि वो भी प्रिपरेशन कर सकें और मैं भी और जो फर्दर है एक मोटिवेशन मेरे को मिल सके कि मैं फर्दर जितने सारे सब्जेक्ट हैं आपके माइनर, उन सब की वीडियो आपके लिए डेली बेसिस पे लेके आ सकूं।